हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। थोड़ी इम्पॉर्टेंट टॉक है। अपना फिर से हम बेसिक की तरफ आ रहे हैं, जिसमें आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा कि आपका जिस दिन आइल्स का स्पीकिंग मॉड्यूल का टेस्ट होगा उस दिन आपने उस पर्टिकुलर डे पे आपने किन चीज़ों को प्रैक्टिस करना और किन किन चीज़ों को उस दिन आपने एडवाइस करना है। सब कुछ बताऊंगा। आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपने किस तरह जाना है, किस तरह एग्जामिनर को ग्रेड करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह अपना पासपोर्ट देना है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरी चैनल पे नए आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। तो हम मतलब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब सबसे जो आइल्स में एक होता है, इसका सबसे ज़्यादा फियर होता है ना, वो मॉड्यूल होता है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल। बिकॉज इसमें आपको एग्जामिनर से 1 to 1 बैठ के अपना इंटरव्यू करना होता है। वो आपका इंटरव्यू करता है, आपको उसके आंसर देने होते हैं। और इस मॉड्यूल का बच्चों को सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है। इस मॉड्यूल की सबसे टेंशन उनको होती है स्पीकिंग के मॉड्यूल की, कि हम उस जाके एग्जामिनर को स्पीक किस तरह कर पाएंगे उसके सामने। होगा थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रेशर फील होता है, हमारा थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं और थोड़ी एंजाइटी लेवल भी हमें होता है। अब सबसे पहले जिस दिन आपका आइल्स का जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो 1-2 दिन पहले आपके मेन आइल्स के एग्जाम से 1-2 दिन के बाद होता है। उसका सेंटर अलग होता है आपके आइल्स के एग्जाम से, जहाँ पे आपका रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग होगा वो सेंटर अलग होगा, स्पीकिंग का अलग से होता है। और यही आपको एक फिजिकल टेस्ट जो आपको एग्जामिनर के सामने बैठ के देना होता है। अब जिस दिन आपका एग्जाम स्पीकिंग मॉड्यूल का होगा, आपने उस दिन सबसे पहले सुबह जब आप उठे, आपने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना, आपने ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना। आपने बिल्कुल रिलैक्स, जिस तरह आपका डे होता है आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में क्लास जाते हो अपनी आइल्स की, तो आप वहाँ पे जाओ। 1 से 2 से 3 बार ज़्यादा हार्डली आपने स्पीकिंग करनी है। अगर जाते हो तो, नहीं जाते हो तो नहीं जाना तो मत जाओ, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं जाना ही है। आप अपने घर पे थोड़े से टॉपिक पढ़ लो जो आपको आते हैं। अगर परफॉर्मा मिल जाता है उस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स उन्होंने लिस्ट किए होते हैं, आपने वो सारे पढ़ लेने हैं और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है। उतना ज़्यादा नहीं करना कि आपको वो चीज़ आप प्रेशराइज करे, आपने सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करो आप, ताकि आप थोड़े से मेंटली फ्रेश रहो। हो सके तो म्यूजिक सुनो, या अगर आपको लगता है आपको नॉलेज इंक्रीज करनी है तो आप थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। ग्रामर पे थोड़ी सी नज़र मार लो, या अपने सेंटेंसेस या टेंसेस, वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, इनको आप थोड़े रीड आउट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज नहीं, कोई नीड नहीं है, बिकॉज उस दिन आपने प्रेशर नहीं लेना। अब देखो, एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगर आपने पहले हार्ड वर्क किया, आपके बैंड आ जाएंगे। आप बोलो कि मैं उस दिन सारे पढ़ के बैंड ले लूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस दिन ज़्यादा मेहनत करोगे या उस दिन ज़्यादा प्रेशर लोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पिछला पढ़ा वो भी आप पजल हो जाओगे, उसमें भी आप उसके गलत आंसर करके आ जाओगे। तो आपने उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसमें ज़्यादा पैनिक ना करो, आपने नॉर्मल रहना है। तो आप थोड़ी सी रीडिंग अगर आप करना चाहो तो जो आप देखना चाहते हो, नज़र मारना चाहते हो, उसको नज़र मारो हल्की हल्की, या ग्रामर देख लो। बिल्कुल फ्रेश रहो, हैव योर मील, अपना मील प्रॉपर लो और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। मीन्स वाटर इनटेक आपने या इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लेते रहना है, क्योंकि जब आप एग्जामिनर के सामने बैठोगे उस टाइम आपको थ्रस्ट फील होगी, उस टाइम आपका गला सूख जाएगा। ये चीज़ होती है, प्रैक्टिकल है, तो उस टाइम आपका गला सूख जाएगा। तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूस अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है, जिससे आप एग्जामिनर के सामने बैठो, आपका गला ना सूखे और आप उसको ईजिली आंसर दे पाओ। क्योंकि वहाँ पे आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेशर की वजह से, और आपका गला सूखता है। तो सबके साथ होता है, ये कोई ना सोचे कि मेरे साथ नहीं होगा, कोई ये ना बोले कि मेरे साथ नहीं होता। ये जो पहली बार जाएगा उसके साथ ये होगा ही होगा। तो अब आपने बॉडी हाइड्रेटेड रखी। जो आपका टाइम है स्पीकिंग मॉड्यूल का, आप उससे आधा घंटा पहले अपने सेंटर पहुंच जाओ। आपने उस दिन अपने साथ क्या लेना है, जो आपने आइलेट्स का टेस्ट भरा है उसका पेज, उसके जो आपको मिला होगा प्रिंट आउट, वो लेके जाना आपने, अपना पासपोर्ट, और साथ में अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, कलर फ़ोटोकॉपी आपने 2 साथ ले सकते हो, लगती है एक ही, पर आप 2 साथ लेके जाना। जब आप अपने सेंटर पे रीच आपने किया, वहाँ पे उससे पहले आपकी वो एंट्री करेंगे, आपसे वो आपका लेंगे, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट लेंगे, या फोटोकॉपी वहाँ पे होगी, आपकी प्रॉपर एंट्री होगी, मार्किंग होगी, आपकी फ़ोटो खींचा जाएगा, हाँ बच्चा पेपर देने में अपीयर हुआ है। तो जब आपने अपीयरेंस कर ली, और हाँ इसमें एक बात हम भूल गए, ड्रेसअप। आपने जिस दिन आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल होगा, आपने बिल्कुल जेंटल ड्रेसअप करके जाना है। आपने, क्योंकि देखो आप आइल्स कर रहे हो
किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए। तो आपको उनको लगना चाहिए हाँ आप एक स्टूडेंट, वाकई में आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। ये नहीं कि आप बड़े वल्गर से कपड़े पहन के नहीं जाने, लाइट ड्रेसअप करना है और थोड़ा फॉर्मल ड्रेसअप करके जाना है। मैं नहीं बोलता कि अब आप पैंट कोट पहन के जाओ प्रॉपर टाइल गा के, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल ड्रेसअप करके जाना। अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो फॉर्मल पैंट शर्ट, अगर लड़कियां तो वो जो सूट है जो भी पहनती हैं वो, बट आपको थोड़ा सा वो फॉर्मल पहन के जाना है। मेकअप ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल आप, यू शुड लुक लाइक अ डिसेंट स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट की तरह दिखना है वहाँ पे, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनने, ज़्यादा फैशन वाले नहीं पहनने। अगर बॉयज़ हैं तो फटी हुई जीन्स नहीं पहननी, या जो बिल्कुल कैजुअल ड्रेसेस हैं वो नहीं पहनने, या शर्ट्स जो आजकल आती हैं बहुत ज़्यादा खुली वाली वो नहीं पहननी। आपने डिसेंट ड्रेसअप करके जाना है, और आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप बॉय हो तो अगर आप अपने प्रॉपर हेयर कट लेके अपनी शेविंग को ट्रिमिंग करके प्रॉपर डिसेंट लुक में जाना, उनको लगे कि हाँ बच्चा है, जेन्युइन बच्चा है, ताकि वो आपका बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही ये ड्रेसअप आपका थोड़ा वियर्ड सा, मतलब अजीब भी लग रहे हो, आपकी शर्ट बाहर है, खुली शर्ट है, पैंट आपकी फटी हुई है, शूज़ आपके अजीब से ही हैं, तो फिर एग्जामिनर के ऊपर आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको लगेगा कि ये बच्चा तो है ही ऐसा, फिर वो आपसे थोड़ी हार्ड क्वेश्चनिंग करेगा और आपको थोड़े नंबर भी वो मतलब मुश्किल से देगा। तो आपने थोड़ा जेंटल बन के जाना है कि उनको लगे हाँ ये बच्चा एक जेन्युइन स्टूडेंट है, फिर वो उसको खुशी होगी कि हाँ ये जेन्युइन स्टूडेंट है, वो आपसे प्लीजेंट होगा, फिर वो आपको थोड़ा लीनियंट ही आपके साथ बिहेव करेगा। तो ड्रेसअप आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब उसने आपको देखते ही जज कर लिया कि हाँ बच्चा जेन्युइन है, फिर आपसे क्वेश्चन भी वो जेन्युइन करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा ड्रेसअप आपने नॉर्मल करके जाना है, जेन्युइन स्टूडेंट बनना है वहाँ पे कि हाँ हम एक जेन्युइन स्टूडेंट है। बाकी बाद जो दूसरा पेपर हो जाता है, आप चाहे जो मर्जी पहन के जाओ, निक्कर पहन के जाओ, कैपरी पहन के जाओ, जो मर्जी पहन के जाओ, बट जिस दिन स्पीकिंग होगा उस दिन थोड़ा वेल ड्रेस्ड होके जाना, वेल ग्रूम होके जाना। ताकि जब अगर ऑर्नामेंट्स पहनते हो तो वो मत पहनना, बिकॉज थोड़े वो वियर्ड लगते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में। तो आपने वैसा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक डिसेंट स्टूडेंट की तरह जाना है। अब आप चले गए, आपने वहाँ पे अपनी एंट्री करवा ली, फोटोग्राफ क्लिक करवा ली, फिर आपको वो बाहर बिठा देंगे, थोड़ा वेट करेंगे, आपका टाइम आएगा, आपको फिर अंदर से कॉल आएगी। तो आप उस टाइम पे चाहो तो पानी की छोटी बोतल मिलती है, वो एक ले सकते हो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए। पानी पी के आपने फिर आपको बुलाएंगे तो आपने अंदर जाना है। जैसे ही आपने अंदर जाना है, डोर से अंदर गए, आपने पहले अपने एग्जामिनर से परमिशन लेनी है कि सर कैन आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। आपने जब उससे परमिशन ली, वो आपको बोलेगा यस, फिर आपने जाना। फिर आप जब चेयर के पास पहुँचे, आपने इमीडिएटली खुद से चेयर पे नहीं बैठना, आपने उससे पहले फिर वापस परमिशन लेनी है, सर कैन आई सीट, कि मैं बैठ सकता हूँ। तो जब आपने उससे परमिशन ले ली, अगर उसने आपको परमिशन दे दी तो आपने तभी बैठना है। और जब बैठना है तब भी ध्यान रख के बैठना, ये नहीं कि आप चेयर ज़ोर से पीछे खींच रहे हो, फिर ज़ोर से उसको आगे ला रहे हो ना। डिसेंट वे में थोड़ी सी चेयर पीछे करनी है, फिर आपने उसको पूछ के बैठ जाना है। फिर वो आपसे आपका नेम पूछेगा, आप नेम पूछेगा, और साथ में आपसे वो आपका जो पासपोर्ट है वो मांगेगा। जब वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा तो आपने पासपोर्ट उसको एक रिस्पेक्टिव वे में देना है, मीन्स दोनों हाथ रख के उसको अपना पासपोर्ट आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, ताकि आपका थोड़ा इंप्रेशन जो है वो अच्छा बना रहे। ये नहीं कि उसने बोला कि कैन आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज, आपने निकाला जेब से, हाँ ये लो जी, इस तरह से नहीं, इस तरह करके नहीं उसको पासपोर्ट देना ना। आपने उसको प्रॉपर डिसेंट वे में खोल के, जहाँ आपका फ्रंट पे जहाँ पे आपकी पिक लगी होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपने उसको दोनों हैंड से इस तरह करके अपना पासपोर्ट दे देना है। आपने पासपोर्ट दिया, वो पासपोर्ट अपने पास वो देखेगा, अपना जो होगा वो पास रखेगा। फिर और पार्ट 1 में बेसिकली 5 तरह के टेंस जो है वो यूज़ होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये सबसे कम यूज होता है, मुश्किल से इसका एक क्वेश्चन ही आता है। इसमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, हाउ लॉन्ग, आपने उसको कैसे करना है, हैव बीन प्लस आईएनजी, पर ये सबसे कम यूज होता है पार्ट 1 में। तो ये मेन सेंटेंसेस आपको आने चाहिए पार्ट 1 के लिए। अब साथ में लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका आइलेट्स की जो स्पीकिंग है उसका क्राइटेरिया क्या है, कि वो उसको आपके जो जजमेंटल क्राइटेरिया क्या है वो उनको हम किस किस बेस पे चेक करते हैं। फर्स्ट इज आपका फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड योर वोकैबुलरी। अब आपकी फ्लुएंसी क्या आ गई कि आप इंग्लिश को कितना फ्लुएंटली बोल सकते हो विदाउट पॉजेज एंड रिपीटेशन। ये नहीं कि आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो तो या आप अटक अटक के बोल रहे हो ना। इसमें देखा जाता है आपकी फ्लुएंसी कितनी है, आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश को
बोल सकते हो। नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी, कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपको एक एक वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स पता है या नहीं, आपको सिनोनिम्स आते हैं या नहीं। थर्ड यूर प्रोनाउंसिएशन, या आपकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे हो या नहीं, ये जो आप बोलना चाह रहे हो वो जो आपका एग्जामिनर है उसको इजीली समझ आ रहा है या नहीं। एंड लास्ट वन यूर ग्रामर, इसमें आपको सारे टेंसेस आपने उसमें मास्टर कर देने हैं, जितने आपके टेंसेस हैं आपको सारे उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपका उसके ऊपर अच्छा होल्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपसे एग्जामिनर ने जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा आपने उसको उसी टेंस में आंसर देना है। ये नहीं कि वो पूछ रहा है पास्ट में आप आंसर दे रहे हो फ्यूचर का या पास्ट का, अगर वो पूछ रहा है प्रेजेंट तो प्रेजेंट का आंसर, पास्ट तो पास्ट का आंसर, आपको अपने टेंसेस में आपने मास्टरी की होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ इतना ही है, और आपसे आपके बारे में पूछेगा जो आप जानते हो, और आपने सिर्फ ग्रामर का और ये फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर का ध्यान रखना है। इसमें आपका क्राइटेरिया जो है वो है जिसमें आपकी चेकिंग की जाती है। अब हम आते हैं आपके पार्ट 2 की तरफ, आइल्स के एग्ज़ाम के ऊपर। तो अब इसमें आप सबको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड योर पार्ट 3। जो आपका पार्ट 1 है दैट इज ऑफ 2 बैंड्स, पार्ट 2 इज ऑफ 4 बैंड्स एंड योर पार्ट 3 इज ऑफ 3 बैंड्स। टोटल आर 9 बैंड्स। तो जब वो पार्ट 1 होगा उसमें वो सिर्फ आपसे आपकी इंट्रोडक्शन पूछेगा, उसमें आपसे 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट दे आर रिलेटेड ओनली टू यू, इन विच ही आस्क यू अबाउट योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर सिटी एंड अबाउट योर सिटी एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट आर योर डिसलाइक्स व्हाटसोएवर। बट हाँ, आपने उसको नेचुरल ही आंसर देना है, आपने उसको कोई भी आंसर घर से याद करके जाना, वो आंसर नहीं देना। अगर आप उसको लर्न आंसर दोगे तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि बच्चा मुझे लर्न आंसर दे रहा है, तो फिर वो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछना शुरू कर देगा, फिर आपको वो पजल कर देगा, और आपसे जो पूछेगा आपने उसको बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना है। बट हाँ, 1 वर्ड या 2 वर्ड का आंसर नहीं देना। फर्स्ट पार्ट में आप 1 से 2 लाइन्स का आंसर इनफ दे सकते हो, ज़्यादा भी उसको इलेबोरेट नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आपने उसको आंसर देना जितना एग्जामिनर ने आपसे पूछा होगा। और फर्स्ट जो पार्ट 1 है वो आपका 2 बैंड्स होता है, पर ये सिर्फ आपके तक ही होता है, उसमें आपसे आपके बारे में ही पूछता है, वो सिर्फ आपसे इसमें सिंपल और बेसिक नॉलेज पूछेगा अबाउट योर सेल्फ, वो आप इसमें सिर्फ आपके बारे में ही पूछ रहा है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी इसको याद करके आंसर नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, घर से पूरी स्पीच याद करके चले जाते हैं, माई नेम इज दिस, माई सिटी इज दिस, लाइक्स डिसलाइक, वाई माई सिटी इज फेमस, वो सब कुछ घर से याद करके चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो वही बोल के आ जाते हैं, और उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये बच्चा याद करके आया। फिर वो क्या करेगा, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आ जाएगा आपसे, तो आपको फिर लास्ट में पजल कर देगा और आपके बैंड्स गए। इसलिए आपने याद की हुए आंसर नहीं देने, जो आंसर आते हैं आपको, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है और सिंपल। तो अब हम आते हैं आपके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 वो पार्ट है जिसमें आपके आइल्स के स्पीकिंग के जो बैंड्स हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं। इसमें आपको एग्जामिनर एक कंडीशन देगा, जिस आपको एक देकर सिचुएशन या टॉपिक देगा, जिसमें आपको क्यू कार्ड लिखना होता है, वो आपको एक पेंसिल और एक स्लिप देगा, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आपने उस 1 मिनट को पूरा यूटिलाइज करके उसके ऊपर जो शीट है उसके ऊपर मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं, कि जो भी आपको टॉपिक मिला कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। पर जो आपको 1 मिनट मिला होगा आपने उसको पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि 1 मिनट इधर उधर देख के आपने गुजार दिया और आप एग्जामिनर के सामने अपना इंप्रेशन डालने के लिए आपने कुछ लिखा ही नहीं, क्यू कार्ड खाली रख दिया कि हम तो ऑन स्पॉट बोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो 1 मिनट आपको यूटिलाइज करने के लिए दिया और क्यू कार्ड आपके लिए ही आप उसको लिखते हो, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको खाली वेस्ट नहीं करना, क्यू कार्ड को पूरा भर देना है, और फिर जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा वो आपको बोलेगा नाउ यू स्टार्ट, और आपने प्रॉपर 2 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर पूरा बोलना है विदाउट स्टॉपेज और विदाउट पॉजिंग। अगर आपका टाइम खत्म हो गया आपका, तो फिर आपको एग्जामिनर इशारा करेगा कि और बोलो, आपको वो थोड़े से एक्शंस करेगा कि आप अभी टाइम है तो आप कंटिन्यूसली स्पीक करते रहो। अगर आप ओवर कर रहे हो तो आपको एग्जामिनर बीच में ही स्टॉप कर देगा। बट इतना याद रखना, जो पार्ट 2 है ये वही पार्ट है जिसमें आपके आइल्स के बैंड डिसाइड होते हैं, बिकॉज इसमें एग्जामिनर कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ आपको टॉपिक देख के सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हो, वो आपकी गलतियाँ निकालेगा, आपके प्लस पॉइंट्स को वहाँ पे वो लिख रहा होता है, लगातार मार्क कर रहा होता है, और आपने कंटिन्यूसली टॉपिक के ऊपर
बोलना है। जब आप कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट उस टॉपिक के ऊपर बोल लेते हो, फिर एग्जामिनर आपको मना कर देगा, फिर वो आपसे आपका क्यू कार्ड और पेंसिल जो है वो वापस ले लेगा। और हाँ, आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने इसमें भी बहुत ही हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलनी, जितनी इंग्लिश आती है उतनी बोलनी है। ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स घर से पढ़ के गए हो जिनके आपको मतलब नहीं पता, आपको भी नहीं पता वो यूज़ कहाँ करना है, बट हाँ आप पढ़ के गए हो तो आप उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपको इंग्लिश आती है, जितनी आती है, स्पीक नेचुरली। जब आप नेचुरली बोलोगे ना, आपकी फ्लुएंसी अपने आप बन जाएगी। बट अगर आप हाई फाई वर्ड्स घर से याद करके गए, आपको लगाने नहीं आते, उनकी आपको फिट कहाँ करना है, आप उसमें फंस जाओगे। तो फिर अगर आपने हाई फाई लफ्ज बोलते यूज़ किए वर्ड्स, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, आपको फिर उसमें वो फंसा लेगा। तो आपको जितनी आती है इंग्लिश सिनोनिम्स, कोशिश करो सिनोनिम्स यूज़ करने की और कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करने की। मतलब 2 या 3 सेंटेंसेस को मिला के आप एक सेंटेंस बोल सकते हो, और सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स या कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूटिलाइज करो और स्पीक नेचुरली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने नेचुरली स्पीक करना है और अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लेना। वैसे भी जब आपका पार्ट 1 खत्म होगा ना, आपके ऊपर सारा प्रेशर उस टाइम हट गया होता है। तो वो पहले 1-2 मिनट आपको थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप उसको यूज टू होते जाओगे और आप प्रॉपरली स्पीक कर सकते हो। बट हाँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने नेचुरली बोलना है। जो वर्ड्स आपका मतलब आपको नहीं पता, आपने उनको अननेसेसरली वहाँ पे यूज़ नहीं करना। अगर आपने उनको यूज़ किया, फिर आप अपने लिए खुद ही दिक्कत खड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपको उसको मतलब नहीं पता होंगे। और अगर आपने उसको गलत यूटिलाइज कर दिया, आपके बयान से डिडक्ट हो सकते हैं, लेने के उल्टे देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा काम मत करना। जितना आता है उतना ही बोलो, जो आपको मतलब पता है नेचुरल हो, नेचुरल वे में बोलो। और ज़्यादा उधर उनके सामने, एग्जामिनर के सामने ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलनी, और अपने एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं करनी। ये नहीं कि आप सोचो कि हाँ अब तो हम फॉरनर ही बन गया, अंग्रेज ही बन गया, उनकी तरह नहीं बोलना। जितना आपको जिस वे में आता उस वे में इंग्लिश बोल के उसको आंसर दे सकते हो। ज़्यादा जो आप इंग्लिश मूवीज देखते हो उनकी तरह बोलने की ट्राई वहाँ पे नहीं करनी। आपके ये 2 मॉड्यूल हो गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब आपका आता है थर्ड पार्ट, दैट इज योर क्रॉस क्वेश्चनिंग। उसमें वो आपको वैल्यूएट करता है। अब इसमें वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके होते हैं टोटल 3 बैंड। इसमें नियर अबाउट 5 to 6 मिनट्स आपसे वो क्वेश्चनिंग करते हैं। हो सकता है कि जो उसने आपको क्यू कार्ड दिया वो आप उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करे, और आपने इस पार्ट में एग्जामिनर को थोड़े प्रोलॉन्ग आंसर देने। इसमें आपने शॉर्ट आंसर नहीं देने, 1-2 वर्ड के नहीं देने, आपने उसको 3 to 4 लाइन्स तक इलेबोरेट करके ही उसको आंसर देने हैं। और इसमें ज़्यादातर वो आपसे क्या करेगा, क्यू कार्ड्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। फ्यू क्वेश्चन पहले जो क्यू कार्ड से रिलेटेड ही होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, अच्छा वो पीपल के लिए किस तरह बेनिफिशियल है और किस तरह उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, वो आपसे ये सब पूछेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, और आपने थोड़े से उसके लिए इलेबोरेटिव आंसर्स देने हैं। और उसके बाद फिर वो आपसे आपकी ओपिनियन के बारे में पूछेगा, भाई इन योर ओपिनियन। तो आपने जो आपसे वो आपकी ओपिनियन के बारे में पूछेगा, तो आपने उसको किस तरह से उसका आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू मी। ये आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, स्टार्टिंग इससे करनी है। अगर आपने उसने आपसे पूछा, आपकी ओपिनियन पूछी कि क्या आपको डू यू थिंक हाइड्रोजन व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो आपने स्टार्ट कैसे करना उसको, अकॉर्डिंग टू मी और माई वे, मेरी वे से फ्यूचर है या नहीं है। आपने उसको फिर एक्सप्लेन करना फर्दर कि अगर हैं तो वाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। जैसे अगर आप उसका एडवांटेज बता रहे हो, तो आपने बोलना कि दे आर क्लीनर फ्यूल्स, वो नॉट CO2 इमिट नहीं करते और वो क्लीन फ्यूल्स हैं। अगर आप डिसएडवांटेज बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि दे आर स्लाइटली कॉस्टलियर, वो दे आर नॉट चीपर इन डेली यूज, बिकॉज हाइड्रोजन इज एट प्रेजेंट इज अ कॉस्टली फ्यूल। अगर आपसे वो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है या कंपैरिजन पूछ रहा है, तो कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रेडिक्शंस भी आपसे पूछ सकते हैं। डू यू थिंक इन फ्यूचर वेदर हाइड्रोजन व्हीकल सरपास द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नॉट, तो आपने उसको उस तरह से आंसर भी करना है। बट उसमें आपने ये बात याद रखनी का, आपका जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है, ये नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स का एग्जाम होता है। अगर आप जेन्युइन बोल रहे हो, अगर आप उसको हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हो या लर्न के वो आंसर दे रहे हो, फिर हो सकता है आपको वो 20 मिनट्स तक भी ले जाए। 20 मिनट्स से ऊपर नहीं होता, 20, 22 या 25 मिनट्स, बहुत मुश्किल से 25 मिनट्स तक जाएगा। अदरवाइज एवरेज टाइम 10 to 15 या 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपका स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो खत्म हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपने इसी वे में जाकर उनको आंसर करने हैं। कभी भी आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। स्पीक लाउडली एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपका जो कॉन्फिडेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, और आपने जो अपनी वॉइस है उसकी टोन ज़्यादा शाउट भी नहीं करना और ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना कि आपको एग्जामिनर को वो चीज़ सुनाई नहीं दे रही। तो आपने इस तरह से उसको आंसर देने हैं। आपसे वो क्यू कार्ड ले लेगा
आपको उसके आंसर नहीं बताए जाएंगे। जब आपसे एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को आता है या नहीं आता, कितने बैंड्स देने हैं, फिर वो आपको बोलेगा नाउ यू कैन मूव एंड योर टेस्ट इज ओवर। तो आपने फिर वहाँ से जेंटली उठ के घर आ जाना है। और जब आप घर आ गए तो फिर उसके बाद भी थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपके बाकी के पेपर उसके बाद है, सपोज बाकी के मॉड्यूल का टेस्ट आपका उसके नेक्स्ट डे है, तो आपने फिर स्पीकिंग का जो हो गया उसको भूल जाना है और आपने नेक्स्ट 3 मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करना है। आपने ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मेरा स्पीकिंग का मॉड्यूल अच्छा नहीं हुआ तो अब मेरा नेक्स्ट में क्या होगा। अगर आप उस चीज़ को सोचोगे तो अगले 3 भी खराब कर दोगे, बिकॉज अब आपने जो करना था आपने वो कर दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर टू मूव ऑन। अब आपको अपने नेक्स्ट की तैयारी करनी है, जो आपके 3 मॉड्यूल बचते हैं उनकी तैयारी करनी है, जो आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आपके ये मॉड्यूल पहले हो गए हैं और स्पीकिंग उसके बाद हुई है फिर कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आपकी स्पीकिंग पहले हुई है तो ये मॉड्यूल बाद में है, फिर आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलना। अगर आप स्पीकिंग को अपने माइंड में हैवी कर लोगे कि उसने मेरे से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे नहीं आया, या मेरी फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, वोकैबुलरी अच्छी नहीं थी, ग्रामर अच्छी नहीं थी, तो फिर आप बाकी अपने 3 मॉड्यूल भी खराब कर लोगे। सो मेरी एडवाइस यही है कि जो हो गया दैट इट बी, नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट। So move on and try your best for the upcoming modules. Otherwise, you will lose your bands too in that modules also. So that's why now your complete focus is on the upcoming 3 modules. Go to home, have a rest, take water, have a meal if your speaking is in the afternoon, and then after focus on your next and upcoming modules, which are very much important to you, because sometimes in speaking you got good bands, and whereas in reading and in writing the most of students lose their bands. हम जब भी देखें स्पीकिंग में बैंड्स अच्छे होते हैं, बट सबसे ज़्यादा बच्चों को मार कहाँ पड़ जाती है, उनकी राइटिंग और रीडिंग मॉड्यूल में, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस वाला मॉड्यूल्स हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, स्पीकिंग की टेंशन ले लेते हैं, उसके चक्कर में वो अपनी राइटिंग और रीडिंग को भी खराब कर लेते हैं। उसमें एट द एंड होता गया, स्पीकिंग में बेशक 7 बैंड आ जाएं बट राइटिंग में 5.5 रह गए होते हैं, या जो उनका रीडिंग है उस मॉड्यूल में उनके 5.5 बैंड जो हैं वो रह गए होते हैं। तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। जो हो गया लेट इट बी, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट बैंड्स। So this is the complete talk and the works which you have to perform on the day of your speaking module. जिस दिन आपका स्पीकिंग का टेस्ट है उस दिन आपने इस तरह से उसको करना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी टेंशन या एंजाइटी में नहीं आना, पैनिक नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और फिर उसका आंसर करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप एग्जामिनर को बोल सकते हो विल यू रिपीट द क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो आप 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, आपको आंसर क्वेश्चन रिपीट करेगा, उसका काम है वो। और आपने उसको क्वेश्चन को जेंटली सुन के देन आंसर रिप्लाई करना है। ये नहीं कि आप सोचो कि एग्जामिनर ने तो एक बार बोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आया और मैंने पूछा मेरे बैंड्स कम हो जाएंगे। बार बार पूछने से बैंड्स कम नहीं होंगे, गलत आंसर देने से बैंड कम होंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप उसे क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हो, वो आपको आंसर कर देगा। आंसर तो आपने करना, आपको क्वेश्चन वापस से बता देगा। तो आप 2 बार क्वेश्चन पूछ लो कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन ध्यान से सुन के फिर उसका राइट आंसर करना है। आंसर गलत नहीं देना, गलत आंसर दिया तो बैंड गए। जब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, वो आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता है, बट शर्त है आपने उसका राइट आंसर देना है। प्रॉपर ग्रामर यूज़ करो, वोकैबुलरी करो, सिनोनिम्स करो, कॉन्फिडेंटली बोलो और स्पीक लाउडली। एग्जामिनर को वो आपका बात जो है वो क्लियरली सुनाई दे और समझ आए, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गुड होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें इतना ही है बस। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।